तो कितने कितने दिन बीच में कौन कौन से दिन गायब रहोगी? अभी 8, 9, 11 मेन पेपर्स, मतलब 11 को होने से उसके बाद फिर गोल गोल उसके बाद ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं पोषण के बारे में, और पोषण के बारे में हम कल भी बात कर चुके थे। कल हमने जब पोषण को पढ़ा था तो ये समझा था कि जंतु यानी कि एनिमल या स्पेशली मानव में किस प्रकार से पोषण होता है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, और एनिमल के साथ साथ पादप में भी पोषण के लिए कौन कौन सी जरूरत। क्यों हंस रही हो तुम? तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था पोषण, ऐसा ठीक है। तो पादप पोषण के लिए हमने कल ये जाना था कि पादप को कार्बनिक और अकार्बनिक दो ऐसे पदार्थ हैं जिनकी इसको भोजन के रूप में या पोषण के रूप में आवश्यकता होती है। कार्बनिक जो पदार्थ है इसका निर्माण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कर लेता है, और जो नहीं कर पाते हैं वो दूसरों पे आश्रित रहते हैं। जैसे कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, तो जब कवक नहीं बना पाता है तो दूसरों पे आश्रित रहता है, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अब कवक भोजन को प्राप्त करने के आधार पर 3 अलग अलग प्रकार के जो हम पढ़ चुके हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते और वो कवक भी नहीं होते। जैसे हमने देखा होगा अमरवेल, तो ऐसे अच्छा अमरवेल को परजीवी कहते हैं और कवक को परजीवी भी कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं, सहजीवी भी कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी जीवित जीव के ऊपर रहकर आश्रित रहकर प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। तो परपोषी वो भी, परपोषी एक अलग है। परपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जो नहीं बना पाते वो 3 कैटेगरी के होते हैं कि कुछ परपोषी ऐसे होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। वो भी तो परपोषी हैं, अपना नहीं बना पा रहे हैं, दूसरों से ले रहे हैं, लेकिन जिस दूसरे से ले रहे हैं वो जिंदा नहीं है, वो मृत है, सड़ चुका है, गल चुका है, बदबू दे रहा है। उसी बदबूदार सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है जो जीव, वो परपोषी के अंतर्गत कहलाता है मृतोपजीवी। परपोषी की भी तो कैटेगरी होगी ना, लेकिन ऐसा परपोषी, परपोषी इंग्लिश में हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स शब्द ही निकल गए दिमाग। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, यानी कि स्वपोषी। जो नहीं बना पाते वो हेट्रोट्रॉप्स यानी कि परपोषी। अब परपोषी के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। जो अपना भोजन नहीं बना पाते लेकिन सड़े गले लोग पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी। और ऐसे जो अपना भोजन किसी दूसरों से प्राप्त तो करते हैं लेकिन वो जिंदा है, वो परजीवी। पर यानी कि दूसरा, जीवी यानी जीव, यानी दूसरे जीवों से प्राप्त करें वो परजीवी। मृतोपजीवी यानी कि मृत जीवों से प्राप्त करें वो मृतोपजीवी, ठीक, यानी कि पैरासाइट। बट हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो मुख्य रूप से पोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकांश पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन कर लेते हैं। पोषण के आधार पर जो जीव है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो पोषण है, पोषण के आधार पर जो जीव है वो 2 प्रकार के हैं। एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं।
ग्लूकोज के साथ साथ वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड आदि इन सब चीज को बना लेते हैं जो उनको चाहिए रहती है। ठीक है, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसके उदाहरण आएंगे कौन से? हरे पादप, सभी पादप नहीं, हरे पादप। ये एमपीपीएससी ने एक बार पूछा भी है तो अपन इसको याद रखेंगे, हरे पादप। ठीक है, और उसके बाद अगर ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि परपोषी। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी यानी कि अपना भोजन अपने आप न बनाकर दूसरों से प्राप्त करना। पर यानी कि दूसरों से, पोषी यानी दूसरों से पोषण प्राप्त करना, परपोषी कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब ये हेटेरोट्रॉफ्स जो है परपोषी हैं, ये दूसरों से अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वो 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। दूसरों से अपना प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरों से अपना भोजन जो प्राप्त कर रहे हैं, अगर किसी मृत से प्राप्त करते हैं तो कहलाते हैं मृतोपजीवी। यानी कि ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, क्यों? अपना भोजन तो स्वयं नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पर जीव यानी कि दूसरे जीव से ही प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट। ये अपना भोजन नहीं बना पाते, बना तो ये ऊपर वाले भी नहीं पाते, लेकिन ये किसी सड़े गले मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए मृतोपजीवी। और ये अपना भोजन बना नहीं पाते लेकिन किसी दूसरे जीव से जो जीवित है ना, जीवित जीव से ही प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे जीवित जीव से। और यहाँ पे मृत है तो इसके बाद जीव लिखा नहीं, हम यहाँ पे भी ये भी लिख सकते किसी मृत जीव से प्राप्त, जो मर चुका है ना, उससे प्राप्त करते हैं तो मृतोपजीवी, और जीवित से प्राप्त करते हैं तो परजीवी, है ना, जिसके अंदर आता है आपका कई प्रकार के जीवाणु हैं, कई प्रकार के कवक हैं, कई प्रकार के अन्य सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि अमरबेल है, ऐसे की कई प्रकार के हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरों पे भी पूरी तरीके से आश्रित नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वो कहलाते हैं सहजीवी, सहयोग करते हैं, दूसरे जीवों का सहयोग करते हैं, वो कहलाते हैं सहजीवी। सहजीवी के अंतर्गत जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे? लाइकेन। ये इनमें से बहुत सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमको पादप पोषण पढ़ना है। पादप में मुख्य रूप से पोषण जो है वो स्वपोषी प्रकृति का होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो किस कारण बना पाते हैं? तो ये बना पाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं स्वपोषी। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, ये सारी बातें हमको पढ़नी है। तो उसके पहले हम ये समझेंगे कि पौधे जो हैं वो पोषण के आधार पर देखें तो मुख्य रूप से ये अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहे हैं, लेकिन जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं कार्बनिक पदार्थ। वो क्या बना रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, लिपिड और भी तमाम चीजें। ठीक है, लेकिन पादप पोषण के अंतर्गत हम देखें तो हमें मुख्य रूप से 2 चीजें चाहिए, यानी कि पौधे को अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता की आपूर्ति करने के लिए 2 चीज चाहिए होती हैं। एक चाहिए कार्बनिक पदार्थ और दूसरा चाहिए अकार्बनिक पदार्थ। हमारे लिए भी जरूरी है। हमने भी कल इस तरीके से अपने मानव पोषण को समझा था। मानव को भी अपनी पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ, दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए हमें जो जरूरी थी वो इसको भी जरूरी है, और वो है जल और मिनरल्स, जल और विटामिन, जल और खनिज तत्व। ये दोनों के दोनों आते हैं हमारे अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत। पौधे को भी चाहिए होते हैं, हमें भी चाहिए होते हैं। अब हम जो जल प्राप्त करते हैं नल से प्राप्त करते हैं,
लेकिन पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? जड़ के द्वारा। जड़ के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का जटिल ऊतक पाया जाता है। विशिष्ट नहीं, विशिष्ट तो अलग है, लेकिन एक जटिल ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है जाइलम। तो जड़ मान के चलो ये पौधा है, कहां है अपना पौधा? अपना पौधा आएगा, सबका टाइम आएगा, अपना पौधा भी आएगा। ठीक है, ठीक है, ये बिजली नहीं कड़क रही है, ये जड़ है और ये तना है, ये अपना पेड़ है। ठीक है, सर पे हाथ क्यों रखी हो? कर्म फूट गए हैं क्या? तो अब ये जो जड़ है, इस जड़ के अंदर क्या है, एक मैं और स्ट्रक्चर बना रहा हूं। किससे बनाऊं? इससे बना देता हूं। ठीक, ऐसी पतले पतले से ये पाए जाते हैं, बाल जैसी संरचना। जड़ में देखते हैं ना, गाजर में भी देखी होगी, मूली में भी देखी होगी, और भी कई जड़ होती है उनमें आपने देखी होगी। पूरी बनाऊं कि समझ गए? समझ गए? इनको कहते हैं रूट हेयर्स, हिंदी में कहते हैं मूल रोम। रोम यानी कि बाल, यानी कि रूट हेयर्स। इनको क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। तो मूल रोम यानी कि बाल, सीधा सीधा जड़ के बाल। ये जो जड़ के बाल जैसी संरचना होती है, रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स जो है इस जमीन के अंदर जो जल है उस जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये मूल रोम जो है, रूट हेयर्स जो है, यही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर जाइलम होता है, वो पूरे पौधे के अंदर इस तरीके से फैला रहता है। तो ये जो जाइलम है, ये जाइलम जो है उस जल का परिवहन कर देता है। क्या करता है? जल का परिवहन कर देता है। तो पौधे के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ चाहिए। कार्बनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिम्मेदार है, वहां से वो बना लेता है। अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी के अंदर मौजूद जो कई प्रकार के अलग अलग खनिज तत्व हैं, वो खनिज तत्व और साथ ही साथ जल जो है वो जड़ के द्वारा अवशोषित होते हैं। जड़ के अंदर कौन अवशोषित करता है? रूट हेयर्स, मूल रोम जो है वो इस जल को और खनिज तत्व को अवशोषित कर लेते हैं। खनिज तत्व, इन दोनों को ये अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद जाइलम नाम का एक जो जटिल ऊतक होता है, पौधे के सभी भागों में इनका परिवहन कर देते हैं। ठीक, अब ये पौधे के अंदर आपकी एक पत्ती भी पाई जा रही है। क्या अपन ने यहाँ पे एक स्पेशल पत्ती बना दी है, पेड़ से अलग, पेड़ अलग पत्ती अलग, देखा? क्रांतिकारी पेड़ है अपना। ठीक है, तो इस जाइलम के माध्यम से ये जल और खनिज तत्व हैं पौधे के सभी भागों में पहुंचते हैं। तो जाइलम क्या करेगा? इस जल को यहाँ पे भी लेके आएगा। चलो भाई, पत्ती की आवश्यकता भी है ना जल की, ऐसा है नहीं कि वो खाना बना रही है तो पानी नहीं पिएगी। तो अब जल को यहाँ लाके छोड़ दिया। इस पत्ती के अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं स्टोमा, स्टोमेटा, स्टोमेटा। ठीक है, ये रंध्र यानी कि छिद्र जो होते हैं, हिंदी में इनको रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये इनके माध्यम से वायु जो है और वाष्प जो है वो आदान प्रदान होता है। तो ये मान के चलो, ये आपका CO2 जो है ये यहां से खींचता है। वायुमंडल में CO2 है, इस CO2 को क्या कर लिया? इसने खींच लिया। तो पत्ती के अंदर CO2 भी आ गया कि नहीं आया? तो पत्ती के अंदर CO2 आ गया, रंध्र के द्वारा उसने वायुमंडल से CO2 खींच लिया।
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अब यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं। कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? वायुमंडल से आया। कौन से गेट से एंटर किया? पत्ती के अंदर पाए जाने वाले रंध्र यानी कि स्टोमेटा से। वहां से ये CO2 अंदर आ जाती है और जल पहले से इंतजार कर रहा होता है। जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल जो कि पत्ती के अंदर पाया जाता है। पत्ती के अंदर हमने एक सेल पढ़ी थी पादप कोशिका। इस पादप कोशिका के अंतर्गत हमने लवक पढ़े थे और इन लवक में से एक लवक पढ़ा था जिसका नाम था हरित लवक, जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट कहा था। कहा था क्लोरोप्लास्ट? नहीं कहा था? कहा था ना? फिर बता ही नहीं रहे हो यार तुम। ये तो अपना पेट थोड़ा सा सिमट गया है, ऐसा बुरा मत मानना कि पेड़ छोटा कर दिया। इतना बड़ा सा पेड़ था, पत्ती भी थी, साम्राज्य सिमट गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस सेल के अंदर इस हरित लवक का। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि हमने कोशिका के अंदर पढ़ा था ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब दोहरी। तो ये दोहरी झिल्ली है, एक और झिल्ली बनाएंगे, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, बोलेगा यार तुमने मेरा एक ही झिल्ली बनाई, अब ये जाके दिल्ली शिकायत करेगा, इसलिए अब नहीं करेगा। दोहरी झिल्ली युक्त हो गया। इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? हरित लवक। इस हरित लवक के अंदर क्या हो रहा है? आपका एक कांड हो रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसके अंदर हो रही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चाहिए तुम्हें? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल चाहिए और CO2 चाहिए। वायुमंडल में जल भी है, CO2 भी है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों नहीं हो रही? क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश की सहायता से होती है। अब प्रकाश भी है लेकिन क्लोरोफिल नहीं, तो क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है? पत्ती में। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के पत्ती वाले भाग में होती है। किस भाग में होती है? पत्ती वाले भाग में। पूछे पत्ती में कहाँ होती है? तो पत्ती के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं। ऊतकों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बताएंगे? ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो पत्ती में होती। पत्ती एक अंग है। इस अंग के अंदर क्या पाए जाएंगे? ऊतक पाए जाएंगे। पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, पाए जाएंगे ना। तो ये इसके अंदर पाए जाएंगे ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं इसके अंदर। स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, मृद ऊतक। ठीक है, इन ऊतकों के अंदर पाई जाती है कोशिका। ठीक है, ये पादप की बात कर रहे हैं ना, कोशिका। पादप कोशिका जो है, इस कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। और इस कोशिकांग का नाम क्या है? हरित लवक। ये होती है ये क्रिया। अगर सीधा सीधा पूछेगा अपने PSC में, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में होती है। पत्ती में कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में 2 जगह होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 जगह होती है। एक होता है ग्रेना, इस तरीके से, ये ना डब्बे डब्बे इस तरीके से बना लेना, इनको ग्रेना कहते हैं। ये जो है ना, ये बहुत सारे हैं, कितने भी बना लो आप। ये जो सिक्के हैं, ये सिक्के जो मैंने बनाए हैं, वो एक ग्रेना है।
है ना। और ये सिक्के जो आपस में है ना जुड़े भी रहते हैं इस तरीके से। थोड़ी स्ट्रक्चर जटिल होती जाएगी। यह ग्रेना, तो इस ग्रेना वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब अपन ये समझे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भाई थोड़ी जटिल होती जा रही है, तो सरल करें इसको। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। यह है प्रकाश संश्लेषण। इससे कार्बनिक पदार्थ बनता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमने देखी थी दो चरण में हो रही है। एक हो रही है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हिल रिएक्शन कहते हैं। हिल क्यों नहीं रहा है ये? जब तक नहीं हिलेगा तब तक अपन भी नहीं हिलेगा, झुकेगा नहीं साला। तो एक है हिल रिएक्शन, जिसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरी है डार्क रिएक्शन, जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में। इसके अंदर जो हिल रिएक्शन हो रही है वो यही ग्रेना वाले भाग में हो रही है। ये हिल हिल के यहीं पे काम कंप्लीट हो रहा है। और इसके अंदर छोटे छोटे अंटे जैसे स्ट्रक्चर भी होती है ना। इनको कहते हैं स्टोमा। ये जो ना स्टोमेटा है ना, ये याद रखना, ये स्टोमेटा है। और ये जो मैं बना रहा हूं ये स्टोमा है। इसके अंदर होती है आपकी डार्क रिएक्शन। ये है स्टोमा। कहां बनाऊं मैं, जगह नहीं है मेरे पास, कितना गरीब आदमी। स्टोमा, तो इसके अंदर होती है प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। और इसके अंदर हो रही है तुम्हारी लाइट रिएक्शन। अपने को इतना डीप में नहीं जाना है, ये सारी चीजें तुम्हारी अभी पीपीटी पर लिखी हुई हैं और नॉर्मल भाषा में लिखी है, बस उसको रट लो और लिख देना। और समझने के लिए अपन थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको आसानी से वो चीज जो लिखी है ना, वो ऊपर की चीजें लिखी है जो आसानी से समझ में, इसलिए एक स्टेप अंदर जा रहे हैं, ठीक। तो कहां तक पहुंच गए हैं हम, उस चीज को हम थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। पौधों को अपने भोजन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ चाहिए होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ चाहिए होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो है वो जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण इनका अवशोषण कर लेते हैं, काम हो जाता है। फिर जाइलम नाम का ऊतक जो है, जाइलम है ना, ये जाइलम नाम का ऊतक क्या करता है, पौधे के सभी भागों में इस जल का और खनिज लवण का परिवहन कर देता है, पहुंच जाते हैं। अब मिट्टी में ही मान के चलो, मृदा में ही यदि किसी भी चीज की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होगी, फास्फोरस की कमी है नहीं होगी, ह्यूमस की कमी है नहीं अवशोषित होगा। जब अवशोषित ही नहीं होगा तो पहुंचेगा नहीं तो पौधों में कमी होगी, कमी से हमें भी रोग होते हैं, उसमें भी रोग होंगे। बस वो डॉक्टर पर नहीं जा पा रहा तो आपको पता नहीं चल पा रहा, है ना। तो ऐसी स्थिति में मिट्टी के अंदर इन तत्वों की भरपूर मात्रा को बनाए रखने के लिए दो विधि उपयोग में लाई जाती है। एक रासायनिक, धीरे से कुछ निकाल के खा रही हो तो, और एक रासायनिक और दूसरा है जैविक। जो जैविक कृषि के माध्यम हमने यहाँ पे देखा कि भैया इसमें जैविक खाद, जैविक वो उर्वरक वगैरह सब डाले जाएंगे, जिससे मिट्टी की शक्ति में वृद्धि हो। रासायनिक रूप से भी डाला जा सकता है, जैसे रासायनिक फर्टिलाइजर जो है उससे फिर मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं क्या है कि लॉन्ग टाइम में हम देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ जाता है, तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ से कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता पूरी हो गई, ठीक। और हाँ, खनिज लवण की अगर बात की जाएगी तो आपको पौधे के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है, लगभग 17 तत्व हैं जो उसको आवश्यक है, जो उसको चाहिए, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ जो है, जो पौधे अपने शरीर के अंदर अपने अंदर मुख्य रूप से पत्ती में होने वाली जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्ती के अंदर या पत्ती के अंदर हरित लवक जो है, हरित लवक ये स्थान है दोनों, है ना। अगर पूछा जाए स्थान तो कहाँ
पे, तो स्थान बताएंगे पत्ती के अंदर स्थित हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपने कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। ग्लूकोज आगे चल के तुरंत ही स्टार्च में यानी कि मंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे हो जाती है। और होती कैसे है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु और प्रकाश। ठीक है, प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही है प्रकाश के द्वारा संश्लेषण। प्रकाश के माध्यम से संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण है। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया तो करते हैं, लेकिन क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये जो क्लोरोफिल है वो अभी अपन ने यहाँ पे बनाया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये जो अंदर जितना भी हरा पीला नीला जो भी बना है वो सब क्लोरोफिल के हिस्से है। इस क्लोरोफिल के ग्रेना वाले भाग में हो जाती है हिल रिएक्शन, स्टोमा वाले भाग में हो जाती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा अपन ऐसे क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़े। तो प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते रहेंगे और करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ जल भी बनाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस प्रकार से पूरी हो जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पूरी हो रही है वो 2 चरण में पूरी हो रही है, यानी कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को 2 चरण में पूरा किया जाता है। पहला जो चरण है वो कहलाता है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिल रिएक्शन। और दूसरी है प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। तो ये डार्क रिएक्शन है और ये हिल रिएक्शन है और इसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होगी। डार्क रिएक्शन जो है वो आपके इस स्टोमा वाले भाग में होगी। ये इनके अंदर इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। ये हरित लवक का डायग्राम। हाँ, तो हरित लवक के अंदर ये आपका क्लोरोफिल है। इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इतना डीप ऐसे जानने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी चलते चलते पैर फिसला और नीचे चले गए। ठीक, नीचे ज्यादा पहुंच गए हैं तो आपको उठा के ऊपर लेके आता हूँ, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। जो पीपीटी में लिखा है बस उतना उतना याद कर लेना। प्रकाश संश्लेषण या पौधों में पोषण वाली बात आए तो इतना लिख देना जितना इस पे लिखा है। ठीक, तो पौधों में पोषण के लिए कार्बनिक अकार्बनिक 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से वो अपने पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज जैविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसका निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा समस्त हरे पादप इसका निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जल और खनिज लवण आदि का भूमि के द्वारा अवशोषण किया जाता है। ठीक है, मिट्टी के द्वारा क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व। जल तो चलो ठीक है, अवशोषित हो ही जाएगा। ठीक है, जब रेगिस्तानी इलाकों की बात की जाती है तो उन रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है, पानी जो है वो बहुत नीचे होता है। तो जड़ें क्या करती हैं, नीचे जाकर, गहरी जड़ें नीचे जा जाकर क्या करती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं। इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं और उन पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट। जीरोफाइट यानी कि रेगिस्तानी या मरुस्थली क्षेत्र में उगने वाले पौधे। ठीक है, तो पौधों के अंदर जो भी चीजें आवश्यक हैं, ठीक है, अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पोषक तत्वों के अंदर हमें यहाँ पे पता चला कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, ये 3 श्रेणी है, मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी कि ये एक भी ऐसा पौधा नहीं होगा जिनके लिए अपन ये कहें कि चलो नहीं है तो चल जाए, कोई बात नहीं।
सबसे ज्यादा हर एक पौधे को, संसार में जो भी पौधा होगा हर एक पौधे को ये 1 2 3 4 5 ये 6 तत्व चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 6 तत्व तो हर एक पौधे के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। नाम लिखेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाएगा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो अपन लिखेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में 17 आवश्यक है, 17 को 3 कैटेगरी में बांटा है। मुख्य पोषक तत्व 6 के 6 लिखेंगे, इधर बाकियों के अपन 2 1 लिख के आदि लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 संख्या होना बहुत जरूरी है। फिर भले ही आप पूरे 17 याद नहीं कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 होने चाहिए। फिर उसके बाद द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो भी जरूरी है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है यही क्लोरोफिल का निर्माण करता है। क्लोरोफिल इसी की अनुपस्थिति में हरा नहीं रहता, पीला हो जाता है। पीला होने से फिर वो प्रकाश संश्लेषण में नहीं मदद कर पाता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल तो चाहिए ना, और ये क्लोरोफिल जो है हरे रंग का ग्रेना वाला भाग यही पीला पड़ जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा। हालांकि इस समय प्रकाश जो उपयोग में लाया जाता है वो इंफ्रारेड लाया जाता है, अवरक्त प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन खैर इतनी जरूरत नहीं है। जल्दी आओ, ठीक। फिर उसके बाद है सूक्ष्म पोषक तत्व, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9, बाकी के बच्चे कितने? 8। तो मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन और उसका नियोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक, ये जो तत्व हैं वो बहुत कम मात्रा में ही सही लेकिन पौधे को आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 17 पोषक तत्व जिनको वो जमीन से जड़ के द्वारा अवशोषित करता है। अब हमारे यहाँ जो मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, इन सब की कमी है, तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए, और ये तो मुख्य तत्व है ना, इनकी कमी को पूरा करने के लिए ही रासायनिक रूप से हम क्या कर रहे हैं? उर्वरक, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर इनकी कमी जो है पूरी हो जाए। हालांकि रासायनिक रूप से इस्तेमाल करने से मिट्टी की जो कमी तो पूरी हो रही है, लेकिन मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता खत्म हो रही है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है और ऐसी बातें हो रही है, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश के द्वारा संश्लेषण करना या प्रकाश के माध्यम से संश्लेषण करना या संश्लेषित करना, अर्थात किसी पदार्थ का प्रकाश के द्वारा निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगर कभी 2 नंबर में आ जाए तो यही उसका लिखेंगे अपन परिचय। परिचय क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश के द्वारा संश्लेषण करना या प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। जैसे हरे पादप स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज शीघ्र ही कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और इस क्रिया में पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि सूर्य से प्रकाश को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल दिया, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया गया। ये भी एमपीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन प्री में पूछे गए जो अभी मैंने चर्चा की, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। यह है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगर पूछ ले तो ये रिएक्शन याद रखना, जब भी प्रकाश संश्लेषण लिखोगे ये रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर आपको सारी चीजें पूछी जाएंगी तो बता देना। अब यहाँ पे अपन देखें, इस चित्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण को समझें। तो इस चित्र में ये जड़ है, जड़ के द्वारा क्या है? जल को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ पे जड़ के अंदर जो रोम पाए जाते हैं, रोम या बाल पाए जाते हैं, उससे ये अवशोषित होता है और जाइलम के थ्रू ये पौधों के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। जाइलम के द्वारा पौधों के सभी भागों में पहुंचा दिया जाएगा। अब ये लाइट एनर्जी जब आती है पत्ती के अंदर, तो यहाँ पे जल ऑलरेडी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड इसने यहाँ से ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसने ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया, जल का यूज कर लिया।
और जो भोजन बनाया ग्लूकोज उसको तोड़ के हमने खा लिया। तो ये पूरी क्रिया यहाँ पे बताई गई है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये चित्र आपको बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के द्वारा ग्रहण किया जाता है, लाइट को भी पत्ती ग्रहण करती है और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद वायुमंडल में छोड़ती रहती है। और साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ साथ प्रकृति ये स्टार्च को, इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में रखेगी और जब हम खाएंगे, भोजन करेंगे और भोजन के रूप में हमें जो मिलेगा यही स्टार्च मिलेगा और यही स्टार्च से हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगी। आगे हम देखेंगे स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और यही पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में टूटेगा तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। तो इसी ग्लूकोज से ये भी पौधा भी ऊर्जा ले रहा है, इसी ग्लूकोज से हम भी ऊर्जा ले रहे हैं, इसलिए इस ग्लूकोज को कहते हैं जैविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत। संसार के अंदर सभी जीव जो हैं इस ग्लूकोज से ही ऊर्जा लेते हैं। बैक्टीरिया से लेके आगे आप नील व्हेल मछली तक पहुंचे तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, इसी से ही एनर्जी ले रहे हैं, इसलिए इसको जैविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत बोला जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्तियों में होती है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अपन ने चित्र में देखा था क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अतः पत्तियों को पौधों का रसोई घर या भोजन फैक्ट्री कहते हैं। पत्ती बन रहा है इसलिए उसको भोजन फैक्ट्री भी कहते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो ये क्रिया जो है रासायनिक रूप से अपचय और उपचय दोनों क्रिया है। ये भी अपन ने कल देखा था अपचय और उपचय। अपचय क्रिया जो है, अपचय को इंग्लिश में कहते हैं, ये अपचय है इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन और उपचय को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस क्रिया के अंदर क्या है, जल का उपचयन होता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर ऑब्जेक्टिव रूप में कभी प्री में पूछ ली जाए तो बता देना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बोतल नीचे गिर जाती है, कोई बात नहीं उठा लो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपचयन होता है और जल के उपचयन से इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है, तो यही CO2 जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अपचयन के बाद वो चीज टूटकर किसी दूसरे में बन जाती है। ठीक है। और उपचयन में वो टूटकर एक नए, उसी के अंदर उपस्थित एक नए रूप में सामने आती है। ठीक है। तो ये अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखने को आएगी तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश के द्वारा भोजन के संश्लेषण की अभिक्रिया है जो कि अपचयन और उपचयन दोनों प्रकृति की होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर ग्लूकोज बनता है और जल के उपचयन के बाद ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया पौधे के पत्ती वाले भाग में होती है, इसलिए पत्ती को पौधों का रसोई घर कहते हैं। ठीक है। यह पत्ती के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्थित क्लोरोफिल की सहायता से होती है। क्लोरोफिल की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो रूप में होती है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है पौधों के ग्रेना वाले भाग में होती है प्रकाश रासायनिक यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, और रासायनिक प्रकाशहीन या डार्क रिएक्शन स्टोमा वाले भाग में होती है ना। यह अभिक्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना वाले भाग में होती है। ठीक है। और इस अभिक्रिया को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस क्रिया में जल का अपघटन यानी कि फोटोलाइसिस, जल प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। जल के टूटने के बाद अपन ने देखा था ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे काम हो गया। फिर उसके बाद होगा तुम्हारा रासायनिक प्रकाशहीन यानी कि डार्क रिएक्शन। इस डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा यानी कि अब यहाँ पे इसको तोड़ तोड़ के जोड़ तोड़ के बनाएंगे ग्लूकोज। तो इस तरीके से लिखेंगे, अपना काम पूरा हो जाएगा। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाती है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाला जो पहला उत्पाद है वो ग्लूकोज होता है। पहला प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज होता है, जो शीघ्र ही किसमें, स्टार्च में यानी कि मंड में परिवर्तित हो जाता है। और इस मंड को एक रत्ती भर भी घमंड नहीं होता।
ये बात याद रखेंगे, मंड को नहीं है घमंड, लेकिन हमको है घमंड। किस बात का है घमंड? बताओ, किस बात का घमंड है तुम्हें? पता ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या तुमको घमंड। हाँ, मंड को घमंड नहीं होता, लेकिन जो मंड नहीं उसको घमंड होता है। याद रखेंगे। इससे अच्छा अपन मंड बनने की कोशिश करेंगे। मंड को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मंड। मंड ही है, इसी बात पर तुम्हें घमंड है। ठीक है, फोकस। तो ये सीधा ही स्टार्च में बदल जाता है। और स्टार्च स्टोर कहाँ होता है? हर एक पौधों के हर एक हिस्सों में नहीं होता, कुछ पौधों के कुछ अलग अलग विशेष हिस्सों में, जैसे कुछ के जड़ में, कुछ के तने में, कुछ की पत्ती में, कुछ के फल में, कुछ के फूल में, और इन्हीं हिस्सों को हम खा जाते हैं। नीम के पौधे के ऊपर लगने वाली पत्तियां, जड़, तना, फल, ये फूल, ये सारी चीजें जो है हम कुछ खाते हैं क्या? नीम की खाते हैं क्या? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि नीम एक औषधि पौधा है, उसमें स्टार्च जो है ना वो संचित नहीं होता, उसमें सेल्यूलोज का संचय होता है। इसलिए सेल्यूलोज हम खाते नहीं, क्योंकि हमारे खाने योग्य नहीं है। हम आलू खाते हैं क्योंकि आलू के तने में स्टोर है। हम गाजर खाते हैं क्योंकि गाजर के जड़ में स्टोर है। हम पालक खाते हैं क्योंकि पालक के पत्ते में स्टोर है। पालक की जड़ खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो पौधों के उन्हीं हिस्सों को खाया जाता है जिसमें ये स्टार्च है, और हर पौधे के हर जगह स्टोर नहीं होता। लेकिन प्याज के 2-3 जगह होता है। प्याज का नीचे का तना है बल्ब रूप में, वो खा लेते हैं, और प्याज के पत्ते भी खा लेते हैं। हरी प्याज पत्ते की सब्जी बनाई होगी, कभी खाई होगी? नहीं है। तो आज बनाना, कल मेरे लिए ले आना, मैं 1 दिन की रखी हुई भी खा लूंगा। और कोशिश करना कि रात में बनाना, तो थोड़ा ये है कि आधा दिन का होगा, काम चल जाएगा। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से नीले लाल प्रकाश में होता है। नीले, लाल और बैगनी। ठीक है, इसमें से नीले प्रकाश में और लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, बैगनी प्रकाश में सबसे कम होता है। अब इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे, बैगनी प्रकाश की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लाल की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लाल में सबसे ज्यादा होता है। और लाल टीचर चेक करने के लिए पेन इस्तेमाल करता है, तो हमें लिखने के लिए नीला इस्तेमाल करना है, इसलिए नीले में भी ज्यादा लिखेंगे तो ही वो लाल से ज्यादा नंबर देगा। याद करने की ट्रिक है, और कुछ नहीं है। बैगनी का यूज कोई करता नहीं है। बैगनी क्या, बैगन का यूज नहीं करता है कोई, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी प्रकाश में सबसे कम होती है, लाल में सबसे ज्यादा होती है, नीले में भी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। आप लट्टू जला दो और उसके बाद वो पौधा प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में आप समझो, आपको बहुत भयंकर नींद आ रही है और मैंने आपको फोन लगा दिया कि मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ, गेट खोलो। तुम बोलो कि सर नींद आ रही है। मैं गेट खोलो, नहीं तो सीढ़ियों से, नहीं सीढ़ियों से कैसे आऊंगा, गेट ही बंद है तो पाइप से लटक के आ जाऊंगा मैं, और जैसे ही आऊंगा वैसे उतार के बेल्ट सूद दूंगा। अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा, रात को 3 बजे तुम सो रहे हो, मैं बेल्ट लेके खड़ा हूँ, चलो लिखो कोशिका, कोशिका का 2 मार्कर लिख के दिखाओ, और तुम बोल रहे सर नींद लग रही है, सो जान दो, सुबह लिख के दिखा दे, एक दिया बेल्ट, हाँ सर लिख रहे हैं। तो ऐसे टेंशन में काम कर पाओगे? नींद आ रही है, इस नींद को छोड़कर लिख पाओगे? तो पौधा भी कैसे करेगा? पौधे को भी रात को नींद आ रही है ना, वो सोना चाहता है, वो आराम करना चाहता है, क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, उसका सिस्टम ही नहीं है। लेकिन तुम लट्टू जला दिए। आजकल तो शादी ब्याह में ऐसा बहुत ज्यादा डेकोरेशन चल रहा है कि पौधे के ऊपर वो लताएं लपेट देते हैं, एकदम पौधा डेकोरेटेड हो जाता है। मानवता ही खत्म हो गई। आप ये नहीं देख रहे हैं कि पौधा सो रहा है, तुम ढोल नगाड़े बजा रहे हो, और ऐसी स्थिति में पौधा अंदर से चीख चीख के बोल रहा हो लाइट तो बंद कर दे भाई। एक तो ढोल बजा रखा है, ऊपर से मेरे सांप जैसे लिपटा रखे हैं, ये इसको कौन बंद करेगा? और पूरी रात, बोला ठीक है यार जलने तो, इतनी शादी में इतना खर्चा हो रहा है, लाइट का बिल क्या ही आ जाएगा, जलने में पूरी रात। और पूरी रात वो पेड़ आपको कोस रहा है। फिर शादियां सक्सेस नहीं होती, दुआएं की जगह बददुआएं ले रहे हैं आप। सादा सिंपल शादी करो, जॉन अब्राहम जैसा। न्यूज में आए कि जॉन अब्राहम कल 1 थे आज 2 हो गए, मतलब लोग सोच रहे 2 कैसे हो गए, क्लोन बन गया क्या? नहीं, उन्होंने शादी कर दी। तो ऐसे लोगों को मोटिवेशन दो। आप
सादा सिंपल जीवन जियो। गांधी जी का विचार सादा एवं उच्च विचार। विचार निम्न है, जीवन उच्च है, क्या ही मतलब है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। और इसी ध्यान के साथ ये ध्यान खत्म होने वाला है, बस लास्ट क्लास बची है। बैग तुमने टांग लिया है, वो मेरे को देख रहा है, तुमको जाना है, मुझे भी जाना है। और 3 बज गए, जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है परिवर्तित, संचित रूप में वो स्टोर रूप में संचित हो जाती है, केमिकल रूप में। पृथ्वी पर अधिकांश रूप में जो ऑक्सीजन है वो शैवाल से प्राप्त हो रही है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी यानी कि एनाबॉलिक प्रक्रिया है, याद रखेंगे जी। ठीक है, प्रकाश जो संश्लेषण है उसमें जैविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है और अंतिम स्रोत जो है वो ऊर्जा का सूरज है। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व मैग्नीज और क्लोरीन होते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं होंगे तो जल का अपघटन नहीं होगा, टूटेगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का अनुपात 10:1 होता है। 10:1 का मतलब यह है कि 10 बार प्रकाश संश्लेषण हो जाएगी तो उसकी 1 बार श्वसन की क्रिया होगी। जो मैंने कल बताया था कि रात में पेड़ के नीचे सोने से आदमी क्यों मर जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में नहीं होगी और उसी अनुपात में लगातार श्वसन तो करता रहेगा, CO2 छोड़ता रहेगा, चाहे पौधा करे चाहे हम करें, श्वसन की क्रिया में CO2 बाहर आएगी। पेड़ के नीचे CO2 ज्यादा इकट्ठी होगी, हर एक पत्ती श्वसन कर रही है ना, तो CO2 की मात्रा बढ़ने से फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है और इंसान अपना बैग टांग के घर निकल जाता है और उसके बाद यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है। यदि किसी को कोई डाउट है, प्रश्न है, समस्या है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन वालों को कोई है तो ऑनलाइन आके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो YouTube पे भी रहेगा। जय हिंद।